नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के सीएसएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। तो आज ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोढेरा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध है वो गुजरात से है। बात करते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। तो हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान गुजरात राज्य में मोढेरा नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। और त्यौहार पर हर साल उत्तरायण के बाद सूर्य भगवान को मोढेरा मंदिर में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर की पूजा की जाती है। उत्तरायण के दौरान सूर्य एक ग्रह से दूसरे ग्रह में प्रवेश करता है। यह धन या धनु से मकर या मकर राशि की यात्रा करता है। ये उत्तरायण है वो मकर संक्रांति के अवसर पर मकर उत्तरायण आता है। और बात करें और तो मुराद का सूर्य मंदिर है वो जापानी साम्राज्य के स्वर्ण युग की उत्कृष्ट कृति है, जो वार्षिक नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है और उस युग की महिमा और वैभव की चिंतन करता है। और जाने इसके बारे में तो पौराणिक महोत्सव का 3 दिव्य उत्सव गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये मोढेरा फेस्टिवल है वो किसके दौरान आयोजित किया जाता है? ये वो गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के द्वारा करते हैं, जो कि देश की कलाओं की विरासत में मिले सम्मान को मान्यता देने और स्थापित करने के लिए है। और मोढेरा महोत्सव है वो शरण इतिहास से संगीत की गोद में भारतीय नृत्य और जीवंत विरासत का अनुभव करना एक आदर्श अवसर है। तो मोढेरा अवसर है गुजरात का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है। तो ये आपको इससे पहले पूछ लिया गया है और आपसे आगे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइका का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य का संबंध है वो उड़ीसा और झारखंड राज्य से संबंधित इनका है। बात करें इनके बारे में तो पाइका एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, जहां कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध के गठन में है और उड़ीसा में प्रदर्शन किया जाता है। मुख्यतः इसका ऑप्शन है वो उड़ीसा होगा। अगर उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है तो फिर उसका उत्तर झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी नटराज का संबंध है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो नटराज का संबंध है वो भरतनाट्यम से। बात करें भरतनाट्यम की तो या नहीं, बात करें नटराज की तो नाट्य या नाटकी नर्तकी नटराज है वो भारतीय एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उनका जन्म है वो तमिलनाडु में मदुरई के पास एक गांव में हुआ था और उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। तो इसका ये भी आपसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, ये नटराज है इसलिए संबंधित इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो अवार्ड से भी पूछ सकते हैं आपसे कि अवार्ड कब मिला था। और आगे है कि उन्होंने तंजौर स्थित नाई की भव्य परंपरा में विशेषज्ञता हासिल की थी। और नर्तकी नटराज के सम्मान के रूप में तमिलनाडु सरकार ने उनके जीवन और यात्रा को 2018 की 11वीं मानक तमिल पाठ्य पुस्तक में से एक पाठ के रूप में शामिल किया गया है। तो ये उनकी उपलब्धि है। और 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। बात करें शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो शास्त्रीय नृत्य से बहुत प्रश्न पूछते हैं कि इनका संबंध किस नृत्य से, इनका संबंध किस नृत्य से। तो पहले तो हम बात करते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो भारत में 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं। उनसे जुड़े कलाकार की बारे में बात करें तो बात करें नृत्य के बारे में, ये आपको एक सारणी बनाया हुआ इंडेक्स है कि नृत्य राज्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करने वाले। बात करें कथकली तो कथकली है वो मुख्यतः केरल का नृत्य है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोलुकल कोट्टाकल शिवरामन, कलामंडलम राम कुंदी रायर, कलामंडलम वासु पिसारोडी और कुवंगल चथुन्नी पन्नीकर। तो कलामंडलम नाम जो भी है वो कथकली से संबंधित है। अगला है कथक, उसका जो कि लखनऊ घराना इसका प्रसिद्ध है, वो ये उत्तर भारत का है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितार देवी, शंभू महाराज और आदि। तो महाराज जिनके बीच लास्ट में महाराज लगता है तो लगभग वो कथक से संबंधित है। अगला है ओडिसी, तो ओडिसी का संबंध है उड़ीसा से और इनके प्रसिद्ध कलाकार है वो है माधवी मृतिल, संयुक्ता पणिहरणी और किरल सहल और आदि। तो ऐसे ही आपको अगर बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा।
तो अगर इसका PDF है वो आप पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। तो ये आप साइड जरूर पढ़ते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा कि कौन सा नृत्य किस राज्य से है और किसका उसका कलाकार प्रसिद्ध कौन है। तो ये PDF आप और तो नहीं, आप हो सकता है PDF डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मैंने लॉक रखा है स्क्रीन को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से जरूर पढ़िएगा। आपको 100% मिलने परसेंट मिलेगा आपको एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 51A है, उसका संबंध है वो सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले राष्ट्रमंडल खेल है वो किस वर्ष में आयोजित किए गए थे। तो ये आयोजित किए गए थे 1930 में। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि कहाँ आयोजित किए गए, तो हैमिल्टन में आयोजित किए गए। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया। तो भारत ने पहली बार है वो 1934 यानी 1934 में है वो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। एक और क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है समाज सुधारक से कि आर्य समाज की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज की स्थापना वो बम्बई में हुई थी। और आपसे पूछ सकते हैं कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। और किसने की, तो इसका बारे में जान दो। आर्य समाज एक हिंदू सुधारक समाज है जिसकी स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ लिया गया है। और 1875 में की थी, ये पूछ लिया गया है। और बम्बई के मथुरा के स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से की थी, तो मुंबई में की थी। तो ये 3 चीज़ें हैं वो आर्य समाज से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप याद करिएगा उनको। और यह है पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए नियुक्त किया गया था ये समाज। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो प्रमुखतः सितार से इनका संबंध है। तो ये महान सितार वादक थे। एक क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार का संबंध है वो निम्न में से किससे नहीं है। तो ऑप्शन दिए हुए तो बहुत सारे राज्यों का, तो इसका सही उत्तर हो गई मध्य प्रदेश से वो दक्कन के पठार संबंधित नहीं है। बात करें दक्कन के पठार की, तो दक्कन का वीरांगना देश के अधिकांश दक्षिणी भाग को घेरता है दक्कन मुख्यतः। और दक्कन का द्वीप है एक त्रिकोणीय भूभाग है जो कि डेनमार्क नदी के दक्षिण में स्थित है। यह 3 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है और भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। उत्तरी पूर्व में ब्रह्मांड का विस्तार भी दृष्टिगोचर होता है। और बात करें इसके बारे में, तो 4,22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह दक्षिण पठार फैला हुआ है। और दक्षिण में यूक्रेन का अधिकांश समुद्र तल 1000 मीटर से ऊपर है। और उत्तर में यह उत्तरी समुद्र तल से लगभग 500 मीटर ऊपर है। दक्कन का वैश्वीकरण पश्चिम में हुआ है और ढलान पूर्व की ओर है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि दक्कन के पठार का ढलान है वो किस ओर है। तो दक्कन का पठार ढलान है वो पूर्व की ओर है। और दक्कन है वायरन की विशिष्ट श्रेणी में से एक काली उत्सव का क्षेत्र है जो दक्कन का जाड़ भी रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन था अगला कि इब्न तूता है वो किस देश का निवासी था। तो इब्न तूता है वो मोरक्को देश का निवासी था। और यह मुख्यतः किसके काल में आया, तुगलक वंश के काल में आया था। तो इसके बारे में बात करें तो मोरक्को आते ही इब्न तूता है वो मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत पहुंचा था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वह किस मार्ग से भारत पहुंचा था। तो मध्य एशिया के मार्ग से। और यह कब पहुंचा था, तो 1333 में। और कहाँ पहुंचा, तो सिंध में। तो यह वर्ष 1333 में सिंध में पहुंचा था। और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक है दिल्ली का शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि 2023 कुश्ती चैंपियनशिप में किसने 57 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा अमन सहरावत है। उन्होंने 2023 में है वो कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उनके बारे में बात करने का आयोजन हुआ तो 13 अप्रैल को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपसे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो इसका आयोजन कब हुआ, तो 13 अप्रैल को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। और कब हुआ, तो ये 2023 में, अप्रैल 2023 में इसका आयोजन हुआ। तो कौन जीता गोल्ड मेडल भारत का, तो अमन सहरावत है वो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में वो गोल्ड मेडल जीते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1906 में है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो वो था 1905 में। एक क्वेश्चन था कि 2026 की
शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा कि इटली के सिटी मिलान और कोर्टिना में है वो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होंगे। अगर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण है पर ब्याज है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है। बात करें इसके बारे में कंप्लीट, ये बात बार बार पूछता है यहाँ से, तो हम इसके बारे में कंप्लीट बात करें कि राष्ट्रीय आय है वो किसी भी वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी भी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को परिभाषित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार यह 12 महीने की अवधि के दौरान किसी भी देश के सभी आर्थिक श्रमिकों के शुद्ध उत्पाद और पैसे के मामले में मूल्यवान होता है। और राष्ट्रीय आय एक प्रमाणित निवेशक है और आमतौर पर इसका उपयोग है वो नेशनल कंसल्टेंसी, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल स्टॉक होम के साथ किया जाता है। और किसी भी देश के विकास को उस देश की राष्ट्रीय आय के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय है उसको उसके विकास को उसकी राष्ट्रीय आय से परिभाषित करते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के लिए अलग अलग अवधारणाएं हैं, जैसे कि जनजाति, जीएनपी, एएनपी, एनवाई, इश्यू, विट और पीसीआई, जो आर्थिक आंकड़ों को स्थापित करते हैं। एक क्वेश्चन था कि केपलर का है वो तृतीय नियम क्या है? तो केपलर के तृतीय नियम के बारे में बात करें तो T² बराबर KR की घात 3, जहाँ K एक स्थिरांक है और T है वो परिक्रमण काल और R है वो ग्रहों के बीच की दूरी है। बेसिकली इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो जोहान्स केपलर है वो महान वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे। तो उनका प्रथम नियम था वो कक्षाओं का नियम था। तो ये सभी इनका नियम था। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो केपलर का प्रथम नियम था वो किससे संबंधित था? वो कक्षाओं के नियम से, और सेकंड क्षेत्रफल के नियम से, और तीसरा है वो अवधियों के नियम से। तो सभी ग्रह वो किसी एक केंद्र बिंदु पर सूर्य वाले वर्ताकार वर्ग में सूर्य के चारों ओर स्थित होते हैं। तो जोहान्स केपलर का यह पहला नियम था। और दूसरा नियम था कि सूर्य से ग्रह तक का संबंध है वो त्रिसाद समय के बराबर होता है। और बात करें इसके तीसरे नियम की इनके बारे में, तो यह एक दीर्घवृत्तीय वर्ग में सूर्य के चारों ओर ग्रह के समय की पूर्णता या वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो परिक्रमण काल के स्क्वायर के वो ग्रहों के बीच की दूरी है वो उसके क्यूब के बराबर होती है। तो इनका मीनिंग ये था तीसरे नियम का। एक क्वेश्चन था कि संविधान का अनुच्छेद 39A है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से है वो संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 16 है वो किससे संबंधित है? तो नौकरियां या पदों पर नियुक्ति में अवसर की समानता सभी को हो, तो इसका संबंध है वो अनुच्छेद 16 से है। एक क्वेश्चन था कि चंदावर का युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में लड़ा गया था। उनकी बात करें तो कब लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि 1193 का युद्ध हुआ था 1192 में। उसके बाद 1194 में है वो भारत पर पुनः आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था। और उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौड़ को चंदावर में पराजित किया था। और जयचंद है वो कन्नौज का राजा था और चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। और 1192 में है वो पृथ्वीराज और चौहान मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की तिथि कब तक बढ़ा दी गई थी सरकार के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा कि 21 मार्च 2023 तक थी पहले इसकी अवधि। उसके बाद है वो उसको रिवाइज किया था और उसकी अवधि है वो 30 जून 2023 तक इसकी अवधि बढ़ा थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य का लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है? तो केरल ऐसा राज्य है भारत का, इसका लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। और बात करें इसके बारे में और कंप्लीट, तो सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, जिसका लिंगानुपात 1084 है। और उसके बाद है वो पौंडीचेरी में भारतीय राज्यों की में लिंगानुपात 1038 का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात है। और ऐसे बिहार का लिंगानुपात भी है वो 1000 से अधिक
हैं। तो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य भारत के बारे में बात करें तो वो हैं केरल और बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे अधिक है वो पुडुचेरी का है। अगला क्वेश्चन था कि गढ़वाल वंश किस क्षेत्र में शासन करता था। तो इसका सही उत्तर होगा कि गढ़वाल राजवंश है वो भारतीय उपमहाद्वीप की एक राजपूत शक्ति थी, जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी है वो वाराणसी में स्थित थी, और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कन्नौज जो कि आधुनिक कन्नौज है उस पर भी शासन किया था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्न में से कौन सी फसल कौन से राज्य से संबंधित है, तो इसका मिलान करना था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था कि ज्वार, बाजरा, चावल और चना, और उसके सामने ऑप्शन ये थे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा कि ज्वार है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है, और बाजरा है वो राजस्थान में सबसे अधिक होता है, और चावल है वो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, और चना है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो इसका ये उत्तर, ये क्वेश्चन था और ये उसका उत्तर था। बात करें कंप्लीट इसके बारे में, तो भारत में है वो ज्वार की खेती के अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग 50% महाराष्ट्र में है, और भारत में इस फसल के शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इसको ए को 2 के साथ जोड़ा गया है। और पूरे देश में बाजरा उत्पादन में 85%, राजस्थान में, महाराष्ट्र के में 20% और गुजरात में 12.5% की दर से उत्पादन होता है, इसलिए बी को 3 के साथ जोड़ा गया है। और 2020-21 तक राजस्थान में शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्यों की सूची में इस निम्न प्रकार है कि पश्चिम बंगाल वो टॉप पर था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बाद में पंजाब है वो पश्चिम चावल उत्पादन में थे। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल ने भारत में कुल चावल का 13.62% योगदान दिया है, इसलिए सी को 4 के साथ जोड़ा गया। और देश में 40% से अधिक उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश है वो चने का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो इसलिए डी को है वो ए के साथ जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य है वो पुरुषों से संबंधित है। तो गुग्गा नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया, हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य में जूम एग्रीकल्चर की प्राथमिक स्थिति सामान्य है, या किस जूम कृषि से वो कौन सा राज्य संबंधित है। तो इसका ऑप्शन दिया होता है कि मिजोरम था वो जूम कृषि से संबंधित राज्य है। और इसके बारे में जमीन कृषि के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की निर्वाह खेती है, इसमें किसान लघु रूप से भूमि के एक प्रमुख खेती करते हैं, और वह मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी पाता है, और तो अन्य वे मूल पर चले जाते हैं। और यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, नासिक जो कि और नासिक, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। और खेती के इस तरीकों को झुम खेती के नाम से जाना जाता है। इसे स्लेश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थान पे इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। यह एक स्थानीय कृषि अभ्यास है, इसे फायरो एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। वन भूमि की साफ सफाई की जाती है, और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। खेती के स्थल या क्षेत्र आमतौर पर छोटे होते हैं। व्यावसायिक व्यवसाय की छोटी अवधि लंबी अवधि के साथ विकल्प है, और फल चक्र के स्थान पर सस्यावर्तन होता है, और किसान लघु रूप से जमीन पर एक अनोखी खेती करता है। और जब मिट्टी की क्षय के कारण भूमि की कृषि के लिए बंजार कर दिया जाता है, तो वे दूसरे प्रभाव पर चले जाते हैं। तो जैसे खेती करते हैं तो मिट्टी में उपज कम हो जाती है या बंजर हो जाती है, तो वे अलग स्थान पर चले जाते हैं खेती करने के लिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ था इंग्लिश में कि स्पिल द बीएम्स का आइटम जानना था आपको। तो इसका आइटम होगा कि डिस्क्लोज ए सीक्रेट और रिवील समथिंग परमानेंटली। इसका मतलब होता है किसी रहस्य का खुलासा करना या समय से पहले उसको कुछ प्रकट करना, इसका सही उत्तर होता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि चंबल नदी परियोजना है वो किन 2 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। तो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी परियोजना। इस पे
वीडियो में, इस वीडियो में समझ लो परियोजना पे है, हमने डिटेल में बात हमने पिछले वीडियो में की है, आपको देख सकते हैं वो वीडियो। और अगला क्वेश्चन था कि मेटिकुलस यानी सूक्ष्म का एंटोनिम बताना था, तो इसका सही उत्तर होगा केयरलेस, स्लोपी और स्लेपडेस इसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आरबीआई द्वारा है वो मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ब्याज दरों को समायोजित करती है और मुद्रास्फीति पर स्तर नीचे चला जाता है, क्योंकि उपभोक्ता है अपना खर्चा कम कर देते हैं और कीमतें बढ़ना बंद हो जाती है। दूसरी ओर अपस्फीति यानी उपस्फीति होती है, उसको आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करने की गुंजाइश देती है। दोस्तों इस दौरान में क्वेश्चन कन्फ्यूजन था कि ये क्वेश्चन था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली उपकरण कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 2-3 स्टूडेंट ने ये बताया था कि ये क्वेश्चन था और एक स्टूडेंट ने ये बताया था। अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था, ताकि हम पीडीएफ में वो करेक्ट कर सकें। तो आरबीआई के द्वारा वो सबसे शक्तिशाली उपकरण है वो है रेपो दर, या इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों द्वारा रेपो दर का उपयोग किया जाता है। ये आरबीआई के पास एक उपकरण है। तो दोस्तों इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन था आप हमें बताइएगा कंप्लीट कि कौन सा क्वेश्चन था। हमने ट्राई किया है कि हम आज के जितने भी क्वेश्चन गए थे उनको सबको एनालाइज करने की कोशिश हमने की है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं और आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर ये क्वेश्चन थे और थे, ताकि हम पीडीएफ में अपलोड करके आपको प्रोवाइड करवा सके। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया आज का तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें और ऐसे हम मोटिवेट रहें। दोस्तों ऐसे इस वीडियो का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है अगर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस जाके आप इजीली है वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना लिंक से नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम पर जाके अपनी कोचिंग नाम से सर्च कीजिएगा, हमारे कोचिंग का लोगो है वो दिख जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।